जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल KSN क्लासेस में। तो बात करें तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं 12th के इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहले चैप्टर का। ठीक है, पहले चैप्टर की बात करते हैं तो पहला चैप्टर की डिस्कस करेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपका दिया गया है, ये आपको इसमें 400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कितने? 400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएंगे आपको इस वाले वीडियो में। ठीक है, देखिए अब आगे बात करते हैं कि बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आया हूँ, तो इसमें 400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सारे चैप्टरों को मिलाकर। तो बात करते हैं, अब डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चनों को और इसके चैप्टरों को, कितने चैप्टर आपके पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और क्वेश्चन कितने पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमेशा बना के रखिएगा एकदम से दिमाग में, छोटी छोटी चीज़ों को बैठा कर रखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए बात करते हैं कि इसके चैप्टरों की, कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो आपको इसमें से 15 चैप्टर पढ़ने हैं इस इतिहास के सब्जेक्ट में। ठीक है, 15 चैप्टर की बात करें तो 15 चैप्टर में आपको कौन कौन से चैप्टर, जैसे कि पहला चैप्टर जो आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे, वो है हमारा ईंट मनके और अस्थियाँ। क्या है? ईंट मनके और अस्थियाँ। सेकेंड चैप्टर जो हमारा है वो है राजा, किसान और नगर। ईंट मनके अस्थियाँ में आप लोग मैं जब चैप्टर शुरू करूँगा तो अभी मैं बताऊँगा क्या पढ़ना है, किस चीज़ें के बारे में आपको जानकारी लेनी है। तीसरी चैप्टर पढ़ना है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग और आरंभिक समाज। इसकी ऑब्जेक्टिव भी आपको पढ़ाई जाएगी इसी चैनल पे। विचारक और इमारतें और संस्कृति और विकास, इसके बारे में आपको पढ़ना है। चौथा चैप्टर। पाँचवा चैप्टर पढ़ना है यात्रियों के नज़रिए से, ये पाँचवा चैप्टर आपको पढ़ना है। छठा पढ़ना है भक्ति सूफी परंपराएं। क्या? भक्ति सूफी परंपराएं। सातवां चैप्टर पढ़ना है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। आठवां पढ़ना है किसान, जमींदार और राजा। क्या पढ़ना है? किसान, जमींदार और राज्य, सॉरी राजा कह दिए, किसान, जमींदार और राज्य के बारे में आपको पढ़ना है। नौवां चैप्टर पढ़ना है शासक और मुगल दरबार के बारे में आपकी जानकारी मिलेगी कि मुगल दरबार किस प्रकार का था, उसका के शासक कौन कौन थे, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अगला चैप्टर पढ़ना है, 10वां पढ़ना है उपनिवेशवाद और देहांत। ठीक है, तो ये चीज़ें 10वां चैप्टर। 11वां पढ़ना है विद्रोह और राज्य के बारे में पढ़ना है। 12वां पढ़ना है औपनिवेशिक शहर। ठीक है, और 13वां चैप्टर आपको पढ़ना है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है, कि महात्मा गांधी के बारे में जानकारी लेनी है और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी आपके 13वां चैप्टर से। 14वां चैप्टर है कि विभाजन को समझना, कि जो विभाजन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और 15वां चैप्टर पढ़ना है आपका संविधान और संविधान का निर्माण, कि संविधान का निर्माण किस तरह से किया गया, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर से। पहली क्लास आप लोगों का एकदम से बना के रखिएगा और हर चीज़ों को एक बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्लास शुरू करते हैं। पहली चैप्टर, देखिए पहली चैप्टर की जब भी बात करते हैं ना, पहला चैप्टर है मेरा ईंट मनके और अस्थियाँ। कहने का मतलब क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था, जो सिंधु घाटी जो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के बारे में, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इसके बारे में हमको एक वहाँ की बस्तियाँ कैसी थी, वहाँ कौन कौन चीज़ों का अवशेष मिला, वहाँ किस प्रकार की नीति अपनाई गई, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, इसके बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ये किया लिखा गया है, इसमें लिख दीजिएगा किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा। उस समय का जो काल था ना, जब भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब खुदाई की गई, तो उस समय जब हमको किताबों में जानकारी मिलती है कि ये किस काल के अंतर्गत इसको रखा गया था, तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपको इसको रखा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि राखेल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। देखिए बात करते हैं कि देखिए
हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921। लेकिन मोहनजोदड़ो की भी खुदाई की थी, किसने किया था? किन्होंने किया था? तो राखेल दास बनर्जी ने। और कब किए थे? तो 1928 ईस्वी में किए थे। देखिए एक क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे कि आप, मैं उसी तरह से ऑब्जेक्टिव को बनाया है जिस तरह से आपको हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और आंसर आपको साथ में मिलते रहे। ठीक है, देखिए राखेल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला, कब प्राप्त हुआ? 1928 ईस्वी में। तो एक चीज़ मैं बता दूं, ये एनसीईआरटी का ही क्या है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, 11th और 12 जो पढ़ाए जाते हैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाए जाते हैं। पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर आपको एसबीपीडी से पढ़ाते हैं, लेकिन जो हमारी राष्ट्रीय किताब है, जो हमारी गवर्नमेंट की किताब है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनाया गया है। ठीक है, बात करते हैं तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो बात करते हैं कि देखिए एक विशाल स्नानघर था, जैसे अपन हम लोग घर स्नान घर बनाते हैं ना, उसी टाइप का स्नान घर बना हुआ था। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसका अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो इसका अवशेष जो प्राप्त हुआ था ना विशाल स्नानघर का, वो प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता जो सभ्यता थी ना, वो कांस्य युग की सभ्यता थी। कौन सी युग की सभ्यता थी आपकी? कांस्य युग की सभ्यता थी। कौन? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो। जैसे कि बिहार की बात करते हैं तो जैसे कि बड़े नगर की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? पटना की बात करेंगे। बिहार में अगर बड़े नगर की बात करते हो तो किसकी बात करते हो? तो पटना की बात करते हैं, पटना का ही बात करते हैं। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा नगर जो था वो कहाँ था? वो मोहनजोदड़ो ही था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखिए सिंधु घाटी सब जब भी इसकी खुदाई की गई ना तो यहाँ पर हर चीज़ का अवशेष मिला, जो भी चीज़ का अवशेष हमको खुदाई के समय मिला, लेकिन एक चीज़ नहीं मिली। वो कौन सी चीज़ नहीं मिली? वो लोहा नहीं मिला। कहीं भी हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में कहीं पर भी आपको लोहे का अवशेष कहीं पर भी प्राप्त नहीं होगा। इससे अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा वासी सिंधु घाटी के जो निवासियाँ थी, जो निवास करते थे लोग, उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन जो स्थित है ना भैया, वो स्थित है राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? वो आपका राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए हड़प्पा, ये तो नॉर्मल सी क्वेश्चन, हड़प्पा जो स्थित है वो आपको सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लोथल आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ पर मिला है? कहाँ पर मिला है? हल का प्रमाण कहाँ पर मिला है? ठीक है, यहाँ पर पढ़ लिख दीजिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का प्रमाण हमको मिला है ना भैया, वो मिला है कालीबंगा में। कहाँ पर मिला है आपको? कालीबंगा में हल का प्रमाण मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगर था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के नगर जो था ना वो 2 स्तरीय नगर था। कितने नगर था? 2 स्तरीय नगर। 2 स्तरीय की बात करते हैं तो पहला था मेरा दुर्ग। क्या था? पहला मेरा दुर्ग था और दूसरा मेरा था निचला शहर, जिसको हम क्या बोलते हैं? निचला शहर बोलते हैं। कौन सा शहर बोलते हैं? निचला शहर। ठीक है, ये 2 प्रकार के शहर हमको देखने को मिले थे। कहाँ पे? आपके हड़प्पा सभ्यता में, यानी कि किताबों में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, 2 स्तरीय शहर नगर था। ठीक है, आगे बात करते हैं 12वां नंबर कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। तो भारतीय महाद्वीप की पहली सभ्यता के जो विकास हुआ था ना, सिंधु के मैदानों से हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिंधु के मैदानों से। बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हुई थी कहाँ हुई थी? वो सिंधु नदी के किनारे स्थित हुई थी। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे एक बहुत बड़े मैदान थे, वहाँ से हमारी ये हड़प्पा सभ्यता के सभ्यता विकसित। याद रखिएगा कि पहली सभ्यता के विकसित कहाँ से हुई थी? तो सिंधु के मैदानों से विकसित हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं हड़प्पा की बस्तियाँ की खुदाई की गई।
की। हड़प्पा की बस्तियों को किसने खुदाई किया था? तो खुदाई किए थे कोई दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन मार्शल और स्टीमर हिलर। क्या नाम था? जॉन मार्शल और स्टीमर हिलर। ठीक है, आगे चलते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी है ना भैया, वो है क्या? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। देखिए जुड़वा कहने का मतलब क्या है कि दोनों जगह क्या हुआ ना कि हड़प्पा सभ्यता में जो खोज की गई, तो हड़प्पा सभ्यता की जिस समय खुदाई की गई, जहाँ जिस प्रकार की मोहर हमको हड़प्पा सभ्यता में मिली थी, उसी प्रकार की मोहर हमको 1928 ईस्वी में कहाँ मिला था? आपको मोहनजोदड़ो में मिला था। इसीलिए इसे जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ध्यान में एकदम से बैठा कर रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि किस पुरातत्वविदों ने कि हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया था? किस पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में, यहाँ पर हड़प्पा होगा, ठीक है, यहाँ पर हड़प्पा लिख लीजिएगा, खुदाई संपन्न कराया था? तो वो थे दयाराम साहनी और एम.एस. बैट्स। क्या नाम था? दयाराम साहनी और एम.एस. बैट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 मेरा है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? तो मोहनजोदड़ो से हुई है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। देखिए मैंने जो ऑब्जेक्टिव बनाया है ना भैया, वो 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख कर बनाया गया है और उसके सारे चीज़ों को और किताबों के से ही देख कर क्वेश्चन बनाए गए हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये जो आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति कहाँ पर मिली थी, तो वो मिली थी आपको मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की किस स्थल में कारखाने में पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? तो स्पष्ट हो जाती है कहाँ पे? चुनहुद्रो में। कहाँ पे स्पष्ट हो जाती है? चुनहुद्रो में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की कि हड़प्पा की बस्तियाँ 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है। 2000 से अधिक मुहरें कहाँ पाई गई है आपकी? देखिए बात करते हैं कि जो मुहरें बनाई जाती थी वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। देखिए आजकल की मुहरें कैसे बनाई जाती है? आजकल की मुहरें और पहले की मुहरें जितनी भी बनाई जाती थी वो सारे पत्थरों से बनाई जाती थी, तो वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पिछले हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की मुहरें जो बनाई गई है वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। आगे बात करते हैं उस नंबर 19 नंबर में किस स्थल पर खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो खांचेदार खेत के जो प्रमाण मिले हैं ना भैया, वो मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ मिला है? कालीबंगा से खेत का आपका क्या मिला है? प्रमाण मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हड़प्पा वासी का मुख्य फसलें थी। तो हड़प्पा वासी की जिस प्रकार की आज की डेट में हम लोगों का मुख्य फसलें क्या है? आज की डेट में बात करते हैं हम लोगों का मुख्य फसलें धान और गेहूँ, जो हमारे रोज की यूज की चीज़ें हैं। उसी तरह हड़प्पा वासियों की फसलें थी आपके गेहूँ और जौ। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 मेरा क्या कह रहा है? देखिए हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार होती थी? किस प्रकार यहाँ पर कर लीजिएगा कि हड़प्पा में पाई जाने वाली मुहरें किस प्रकार होती थी? तो किस प्रकार होती थी? तो त्रिभुजाकार, गोलाकार और चौकोर। देखिए बात करते हैं आज की डेट में, तो आजकल की मुहरें आपको गोलाकार और चौकोर देखने को मिल जाएगा, लेकिन त्रिभुजाकार आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा। गोलाकार और क्या चौकोर, ये दो मोहरे आपको हर ऑफिस में देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन त्रिभुजाकार नहीं होती थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार की मोहरे के डिजाइन किया गया था, एक त्रिभुजाकार, एक गोलाकार और एक चौकोर प्रकार की मोहरे को जब खुदाई की गई तो इस प्रकार की मोहरें आपको हमें देखने को मिली। तो बात करते हैं जब भी इतिहास को समझना है ना, तो आज की डेटों को आज के समय से रिलेट करके समझिए, तो आप इतिहास एक बेहतर ढंग से समझ पाओगे और सारी चीज़ों को एक बेहतर से बेहतर तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक पढ़ पाओगे। अब आगे बात करते हैं हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा निवासी जो पूजा करते थे ना, मातृ देवी का, वृक्ष आत्माओं का, पौराणिक का, किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा निवासी पूजा करते मातृ देवी, वृक्ष और आत्माओं का और पौराणिक के
की पूजा करते थे। आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो शव दफनाया जाता था वो दफनाए जाते थे दक्षिण में। किसमें? दक्षिण के दिशा में शव को दफनाया जाता है। तो आज के डेट में जब बात करते हैं तो जब घर किसी की मृत्यु होती है तो उसके मुंह को उत्तर के दिशा में रख दिया जाता है और उसको दफनाया जाता है। जब जलाया जाता है तो दक्षिण की दिशा में मुंह करके जलाया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि बात करते हैं कि हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा जो स्थित है वो स्थित है कहाँ पे? आज की डेट में बात करें तो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे 25वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेलन ने किया था। देखिए क्या है ना कि 1921 और 1928 में हड़प्पा सभ्यता को 1921 में खुदाई की गई थी, दयाराम साहनी ने की थी, और राखेल दास बनर्जी ने 1928 में मोहनजोदड़ो की। लेकिन सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता टीले का जो उल्लेख किए थे ना 1826 में उल्लेख किया गया था, वो किसने किया था? चार्ल्स मेलन ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला? तो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविदों ने प्रकाश डाला? तो अर्नेस्ट मेके। किसने? अर्नेस्ट मेके ने ये क्या क्या प्रकाश डाला था? किसने? हड़प्पा सभ्यता के अवतल चक्की पर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो की जो भाषा का शब्द थी ना वो थी सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा की शब्द थी। कौन? मोहनजोदड़ो में जो भाषा की शब्द थी वो सिंधी भाषा की शब्द थी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन कराया था। कब कराया था? तो याद रखिएगा 1921 में हड़प्पा में कराया था। क्या? खुदाई करवाए थे। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे बात करते हैं कि हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो शिव जो थे ना सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता थे हड़प्पा सभ्यता के समय। ठीक है, आगे बात देखिए आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो समकालीन नहीं मानी जाती है तो क्रीट की सभ्यता। किसकी सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि बनवाली कहाँ किस राज्य में स्थित है? 31 नंबर क्वेश्चन, बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो वनावली किस राज्य में स्थित है? तो बात करते हैं भैया वनावली जो हमारी स्थित है तो आज की डेट में बात करें तो हरियाणा में। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है? तो याद रखिएगा पूरा हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्व के अंतर्गत यानी कि जब इसकी खुदाई की तो साहित्य के बारे में हमको पता नहीं चला कि इसके अंतर्गत साहित्य नहीं है। क्या चीज़ नहीं है? साहित्य नहीं है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। देखिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की थी ना वो किए थे विलियम जोन्स। किसने की थी? विलियम जोन्स। याद रखिएगा यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। कहाँ की थी? तो कलकत्ता में। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो प्रशासन था ना भैया वो प्रशासन था नगरपालिका जैसे आज की बात करते हैं। आज की डेट में जिस प्रकार नगरपालिका है ना उसी प्रकार उस समय में हड़प्पा सभ्यता में इसका प्रशासन का जो कार्य करता था वो नगरपालिका की तरह कार्य करता था। जिस प्रकार आज नगरपालिका कार्य करती है उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में इसी प्रकार कार्य करती थी। कौन? वहाँ का प्रशासन। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए आगे है कि पहली बार, आगे क्या है कि पहली बार, अरे भैया हाँ देखिए पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? तो पहली बार हड़प्पा को उत्खनित किया गया था 1921 में। किसने किया था? दया राम साहनी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने
पहली बार हड़प्पा का उत्खनन किया था। आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता में गोदीवारा कहाँ मिला है। तो सिंधु सभ्यता में गोदीवारा जो मिला है वो हमारा मिला है लोथल में। कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो, बार बार शुरू से रिपीट कर रहा हूँ कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो भारत की विकसित हुई थी ना भैया, वो पश्चिमोत्तर भाग में, यानी कि पश्चिम और उत्तर के दिशा में हड़प्पा सभ्यता विकसित की गई थी। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो हमारा स्थित है ना, वो भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे हमारा लोथल स्थित है। ठीक है। आगे चलिए, आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था। तो सिंधु सभ्यता में जो मोहर बनता था ना, वो सेल खड़ी नामक पत्थर का मोहर बनाया जाता था। किस नामक पत्थर का? सेल खड़ी नामक पत्थर का मोहर बनाया जाता था। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहने का मतलब यह है कि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई तो वहाँ पर हमारे बहुत से मनुष्य, जानवरों और लोगों की हड्डियाँ मिली, यानी कि मरे हुए हड्डियाँ। कहने का मतलब है किताबों से पता चलता है कि वहाँ पर जब दंड दिया जाता था ना, तो वहाँ पर क्या किया जाता था, उसको मनुष्य को मारकर लटका दिया जाता था और चील को कर उसके शरीर को खाते थे। ठीक है। तो इसीलिए मृतकों का टीला बोला जाता है किसको? मोहनजोदड़ो को। बात करते हैं भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है लॉर्ड कर्जन को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को भारतीय तत्व के पिता कहा जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर है कि किसको कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को। ठीक है। देखिए अब आप लोगों को बता दें, अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए, अगर पीडीएफ की ज़रूरत है, इस क्लास की अगर पीडीएफ की आपको ज़रूरत है, तो बात करते हैं पीडीएफ में आपको पीडीएफ दी जाएगी। कब दिया जाएगा? आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? हमारे मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें 8969683990। ठीक है। या टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर ले। क्या कर ले? टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर ले। हर क्लास की पीडीएफ आपको A to Z देखने को मिल जाएगी। हर एक चीज़ की पीडीएफ आपको हमेशा मिलती रहेगी यहाँ पे इसी क्लास के। और आपकी बात करें, बता दें कि 10th क्लास की आज से साइंस की क्लास शुरू हो रही है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें? शेयर कर दें। ये सबसे पहला काम है भैया। और इसकी पीडीएफ की ना कोई फीस है, ना कोई क्लास की फीस है। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी जा रही है, तो जाकर ज़रूर ज्वाइन कर ले आप इसको। और यहाँ पर आप पीडीएफ मंगा सकते हैं और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ों को। और क्लास सारी यहीं पे दी जाएगी। ठीक है। और ये सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और दूसरे किताबों का क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय की किताब है, जो हमारे एनसीईआरटी किताब राष्ट्रीय किताब है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहीं से पूछा जा रहा है, वहीं से मैं सारे को क्वेश्चनों को बताया हूँ। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, यानी कि सेकेंड चैप्टर में, राजा, किसान और नगर में। ठीक है। तो जय हिंद आज के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।